हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्डर 11 सीपीसी का डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें डिस्कवरी और इंस्पेक्शन, डिस्कवरी है क्या? सीपीसी में डिस्कवरी जो ऑर्डर 11 बात कर रहा वो है क्या? उसमें वादी और प्रतिवादी के बीच में जो बात, जो डॉक्यूमेंट या जिस बात से विवाद पैदा हुआ उस बात को खोजने के लिए एक दूसरे से कुछ प्रश्नों को कोर्ट एकत्रित करके उनसे शपथ पत्र द्वारा आंसर मांग करके और डिस्प्यूट को खोजता है। इस बात को ही हम इसमें डिस्कवरी में बताएंगे, डिस्कवरी में पढ़ेंगे। इंस्पेक्शन में क्या होगा कि वो जो डॉक्यूमेंट्स खोज करके आए, जो वो बात आई, वो शपथ पत्र में दिया, उसे जांच करके हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो इन्हीं दोनों बातों को डिस्कवरी और इंस्पेक्शन में हम पढ़ेंगे। इसमें आज हम रूल 1 से लेकर के रूल 12 तक के बात करेंगे। इसमें रूल 1 कहता है डिस्कवरी बाय इंट्रोगेटरीज। इंट्रोगेटरीज एक वादी प्रतिवादी से और प्रतिवादी वादी से जो प्रश्न कर रहा है उसके बारे में बात करें तो कोर्ट इसमें कहता है परिप्रश्नों द्वारा प्रकटीकरण करना, उन्हें प्रकटीकरण, उन्हें जाहिर कर देना, उनको प्रकाश में ले आना एक दूसरे से। अब इसमें कोर्ट वादी से प्रतिवादी के लिए और प्रतिवादी से वादी के लिए या प्रतिवादी गणों से वादी के लिए या वादी गणों से प्रतिवादी गणों के लिए लिखित परिप्रश्न के लिए बात कर सकता है कि उनको जो भी चीजें जानता है कि यह उस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट कब्जे में है या उसकी क्षमता के अंदर है, उसकी शक्ति के अंदर है, या इस बात को वह जानता है और दावे में नहीं लिखा, या इस बात को जानता है वो प्रतिवादी में उसके जो है WH में रिटन स्टेटमेंट में नहीं लिखा, तो उन्हें कोर्ट एक प्रश्न की समरी के द्वारा लिखित में मांग सकती है। तो इस बात के लिए इसमें कहा गया कि अगर कोई वादी प्रतिवादी से और प्रतिवादी वादी से जो प्रश्न पूछना चाहता है जिसके लीगलिटी है उन बातों को लिख करके दे, तो रूल 1 ये बात कहता है इसमें से। अब इसमें रूल 1 ये भी कहता है कि एक व्यक्ति से, मान लीजिए 3 प्रतिवादी हैं और 4 वादी हैं, तो 4 वादी यानी कि चारों वादी बना करके एक प्रतिवादी से वही प्रश्न पूछ रहे हैं, या 3 प्रतिवादी एक वादी से वही प्रश्न पूछ रहे हैं, या उस सब्जेक्ट से हट करके, उस विषय से हट करके वो जो जिसके लिए दावा दाखिल किया उस केंद्र बिंदु से हट करके प्रश्न कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न नहीं होंगे। वही प्रश्न होंगे जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, उस वाद के रिलेटेड होंगे, उन्हीं बातों को जिनसे वो वाद का निस्तारण हो सके, सॉल्व हो सके, उन्हीं बातों के लिए और एक प्रश्न को एक व्यक्ति से एक ही बार पूछने के लिए वो आमंत्रित कर सकता है। तो अब इसका रूल 1 ये कहता है। अब रूल 2 क्या कहता है? पार्टिकुलर इंट्रोगेटरीज टू बी सबमिटेड। पार्टिकुलर इंट्रोगेटरीज मतलब वादी प्रतिवादी के लिए, प्रतिवादी वादी के लिए, जो उसको प्रश्न है समाधान के लिए, लीगल प्रश्न है, उन बातों को लिए पक्षकार लिखित रूप से कोर्ट को सबमिट कर सकते हैं, कोर्ट को दे सकते हैं, अनुमति लेने के लिए कि कोर्ट की अनुमति से ये प्रश्न वादी कहता प्रतिवादी से मंगा लिया जाए, पूछ लिया जाए, और प्रतिवादी कहता वादी से मंगा लिए जाए और पूछ लिए जाए। तो ऐसे प्रश्नों को कोर्ट 7 दिन के भीतर डिसाइड करेगा कि उनमें से किन प्रश्नों को हमें पूछना है, किन प्रश्नों को नहीं पूछना है, कौन से प्रश्न उसके सब्जेक्ट से बाहर हैं, कौन से प्रश्न उस वाद के से रिलेटेड नहीं है। तो कोर्ट की मर्जी है कि उनमें से, उन प्रश्नों में से किन को पूछा जाए और किन को न पूछा जाए। इस बात के लिए रूल
2 कहता है कि वो सबमिट करेंगे तो कोर्ट 7 दिन के अंदर उन्हें डिसाइड करेगा। अब रूल 3 इसका कहता है कॉस्ट ऑफ इंट्रोगेटरीज, कॉस्ट ऑफ इंट्रोगेटरीज। थर्ड कहता है परिप्रश्नों के खर्चे। अब परिप्रश्नों के खर्चे कहाँ से आ गए? अब जब प्रश्न पूछा गया उन्हें कोर्ट ने उनको पूछने के लिए दे दिया, जो वादी या प्रतिवादी को है प्रश्न दे दिया, और कोर्ट को महसूस होता है कि उन प्रश्नों पर जो जांच की गई, जो कोर्ट का समय बर्बाद किया गया, अगर वो प्रश्न गलत है, फालतू है, उनका कोई मीनिंग नहीं है, तो जो कोर्ट का खर्चा हुआ उसके लिए कोर्ट उन पर खर्चा जिस व्यक्ति ने वो पूछा उससे वो ले सकता है या उसके ऊपर वो चार्ज कर सकता है। तो ये खर्चे के बारे में बात हुई कि उनमें से अगर कोई ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये अनुचित प्रश्न है, परिप्रश्न है या तंग करने वाले प्रश्न हैं, तो उन पर खर्चा द्वारा कोर्ट उन पर खर्चा उनकी गलती के लिए ले सकता है। अब इसमें रूल 4 इसका कहता है फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव्स। जो परिप्रश्न होंगे वो कैसे दिए जाएंगे, उनका फॉर्म क्या होगा, उनका तरीका क्या होगा, उसके बारे में रूल 4 कहता है। तो रूल 4 कहता है फॉर्म नंबर 2 इन अपेंडिक्स सी। जो इसका जो अपेंडिक्स सी है, अपेंडिक्स सी का जो फॉर्म नंबर 2 है उसमें ही दिए जाएंगे, और उस फॉर्म नंबर 2 में जो थोड़ा बहुत फेरफार बदलाव करा जाए उसके भाषा में, तो वो करके कोर्ट को सबमिट किए जाएंगे। ये बात रूल 4 में कहा कि जो परिप्रश्न पूछे जाएंगे वो उस फॉरम में होंगे। रूल 5 इसका कहता है कारपोरेशंस, कारपोरेशंस। रूल 5 इसका कहता है निगम, कारपोरेशंस निगम। अब इस कारपोरेशन निगम की बात क्या है कि जैसे कोई दावा निगम करता है, निगम का मतलब कारपोरेट करता है, जो कई चीजों से, कई लोगों से, कई समूह से बना हुआ होता है, वो कारपोरेट, या व्यक्तियों का ग्रुप वो करता है, या प्रतिवादी में कारपोरेट होता है। तो उस कारपोरेट के लिए क्या होगा, उस कारपोरेट के नाम से स्वयं कारपोरेट से, या कारपोरेट के अधिकारी जो उत्तर देने के लिए हो उससे, या अधिकारी के नाम जो उसका चीफ होगा उससे, या उसका जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो लीगल एजेंट है उससे, उसके नाम पर परिप्रश्न किए जा सकते हैं। अपोजिट पार्टी में अगर निगम है तो वादी उसमें से करेगा, अगर वादी में निगम है तो अपोजिट पार्टी उसमें से करेगी। तो कारपोरेशन का मतलब होता है कि उस निगम से, उस कारपोरेट से, उस समूह से, या उस ग्रुप के समूह के किसी लीगल व्यक्ति से या उसके हेड से पूछा जाएगा प्रश्न। अब रूल 6 इसका कहता है ऑब्जेक्शन टू इंट्रोगेटरीज बाय आंसर। रूल इसका 6 कहता है कि परिप्रश्नों के संबंध में उत्तर द्वारा आक्षेप। अब जब परिप्रश्न पूछे गए तो परिप्रश्न पूछने पर अगर वह वाद के प्रयोजन से भिन्न है, मतलब वाद का जो प्रयोजन है, जो वाद का सब्जेक्ट है, उससे अलग प्रश्न पूछ रहा है, या ऐसा विषय है जो विषय वाद से रिलेटेड है ही नहीं, या ऐसा प्रश्न है जो तात्विक नहीं है, जो तात्विक नहीं है, उस प्रश्न जो लीगल है ही नहीं, जिसका कोई संबंध नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा उस दावे को सॉल्व करने के लिए, अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो वह उसको जो है क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, उसे ना देने के लिए उसे काट सकता है। इस बात के लिए जो है रूल 6 कहता है कि अगर उत्तर में शपथ पत्र के साथ कारण से दिया जा सकता है और उनमें से ऐसा लगता है कि आक्षेप, उनमें से ऐसा लगता है कि वह नहीं है, तो शपथ पत्र में किया जाएगा उसको, और पूछताछ में पाया जाता अपर्याप्त है, तात्विक नहीं है, तो उसे नहीं दिया जाए, उसे काट दिया जाएगा। अब बात आती है रूल 7 की।
सेटिंग असाइड एंड स्ट्राइकिंग आउट इंट्रोगेटरीज, वही बात आ गई। सेटिंग असाइड मतलब उनको अलग कर दिया जाएगा, परिप्रश्नों को अपास्त किया जाना और काट दिया जाना। तो ये तो हो गया कि रूल 6 में कह दिया एफिडेविट में दे दिया जाएगा, जितने प्रश्न होंगे उनको अलग कर दिया जाएगा, छाट दिया जाएगा। अब रूल 7 में कह दिया गया कि जो इंट्रोगेटिव प्रश्न है, तंग करने वाले प्रश्न है, पीड़ा पहुंचाने वाले प्रश्न है, या अनावश्यक प्रश्न है, अति विस्तृत प्रश्न है जिनका कोई अर्थ नहीं है, सब्जेक्ट से बाहर है, अगर ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उन्हें कोर्ट अपास्त कर सकती है, खत्म कर सकती है और उन्हें उत्तर नहीं दे, उनके लिए बता सकता है कि ये चीजें जो है ऐसी हैं, तंग करने वाली हैं, इनका उत्तर परिप्रश्न में नहीं दिया जा सकता। तो ये रूल 7 में आ जाता है। रूल 8 में कहा एफिडेविट इन आंसर फाइलिंग, जो रूल 8 में कहा कि जो आंसर दिया जाएगा किसका, जो इंट्रोगेटिव पूछे गए उत्तर में दिए गए शपथ पत्र में का फाइल किया जाना, जो हमें आंसर देना है। अभी क्या है, कोर्ट ने हमको दे दिया ये प्रश्न सब करने के बाद, अभी रूल 7 तक क्या हुआ कि हम कोर्ट ने पूछा दोनों पार्टियों से, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के प्रति लीगल प्रश्न बना करके दे दिए, लीगल प्रश्न में कोर्ट को मिल गए, कोर्ट ने उनको 7 दिन के अंदर देख लिया, जांच लिया, जांचने के बाद में जो लीगल नहीं थे उन्हें अलग कर दिया, अलग करने के बाद कोर्ट ने उनको दे दिया उत्तर देने के लिए। अब कोर्ट में उनको बता दिया, जो पक्षकारों ने बता दिया कि ये लीगल नहीं है, ये हमारे क्षमता से बाहर है, वो बता दिया। उसके बाद वो बताएगा कैसे, इस बात के लिए रूल 8 कहता है कि वो कोर्ट को अब बताएगा कैसे, जो चीजें हुई हैं कि ये प्रश्न विधिक नहीं है, ये उससे संबंधित नहीं है, या ये उसकी क्षमता से बाहर, तो उसको बताएगा कैसे। तो इन्होंने कहा कि एफिडेविट इन आंसर फाइलिंग, जो शपथ पत्र, जो आंसर दिया जाएगा वो शपथ पत्र के द्वारा और प्रश्न प्राप्त करने के 10 दिन के भीतर, प्राप्त करने के 10 दिन के भीतर न्यायालय द्वारा निर्धारित समय पर, या तो 10 दिन के भीतर, या तो न्यायालय ने, कोर्ट ने जो उसको टाइम दिया उस टाइम के भीतर उसका आंसर शपथ पत्र पर लिख करके देना पड़ेगा। अब वो शपथ पत्र किस फॉर्म में होगा, वो 9 में कहा फॉर्म ऑफ एफिडेविट एंड आंसर, जो अब तो ये हो गया कि वो देगा आंसर, आंसर किस फॉर्म में होगा उसके लिए रूल 9 कह दिया। तो रूल 9 कहता उत्तर में दिए गए शपथ पत्र का प्रारूप, प्रारूप क्या होगा, तो इसमें से रूल 9 में कहा कि जो परिशिष्ट सी में है, अपेंडिक्स सी में है, उसका फॉर्म नंबर 3, जो अपेंडिक्स सी का फॉर्म नंबर 3 है, फॉर्म नंबर 3, ये अपेंडिक्स क्या है, इस बुक के बाद में दिए गए उनमें लिखा हुआ अपेंडिक्स ए बी सी, तो जो सी का फॉर्म नंबर 3 है, उस 3 में थोड़ा बहुत बदलाव करके जो उसके जो आंसर उसके आते हैं उन्हीं को दे करके, मतलब उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो वो करके उसको कोर्ट को सबमिट करना होगा। रूल 10 कहता है नो एक्सेप्शन टू बी टेकन, रूल 10 इसका कहता है कि कोई आक्षेप नहीं किया जाएगा। आंसर दे दिया गया, उसको फॉर्म 3 में भर करके कोर्ट में, अब कोर्ट ने कहा उस जो शपथ पत्र आंसर दे रहा उस पर कोई छींटाकशी नहीं होनी चाहिए, वो कोर्ट का मैटर है, उसे एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, काटता है रिजेक्ट करता है, वो कोर्ट का मैटर है, लेकिन पक्षकारों को कोई आक्षेप करने का अर्थ नहीं होगा। तो ये बात इसका रूल 10 कहता है। अब रूल 11 कहता है ऑर्डर टू आंसर और आंसर फर्दर, रूल इसका 11 कहता है कि उत्तर देने के या अतिरिक्त उत्तर देने के आदेश। अब 11 कहता है कि उत्तर तो दे दिया, कहां तक, 10 में क्या हुआ, 9 में क्या हुआ, उसको फॉर्म 3 में अपेंडिक्स सी के भर करके उत्तर दे दिया, और रूल 10 में कहा उस पर कोई काटाछेद नहीं होगा, उसका कोई छींटाकशी नहीं होगी। रूल 11 में कह दिया कि जो ऑर्डर में जो भर करके आंसर दिया गया वो आंसर अगर अधूरा है, कोर्ट को महसूस होता है कि ये आंसर पूरा नहीं है, तो कोर्ट उसको फिर से कह सकती है कि इसका
इतना आंसर या पूर्ण आंसर को उसको कोर्ट को वो दे, इसके लिए वह पुनः आवेदन कर सकता है कि अगर इसको मौखिक परीक्षा से उसे नहीं निकाला गया, लिखित प्रश्नों से उसके पूर्ण उत्तर नहीं आया, तो वो दे सकता है कि पहली बात तो मौखिक परीक्षा द्वारा उसको पूछ सकता है, अगर नहीं तो अतिरिक्त लिखित उत्तर दे, इसके लिए कोर्ट उसको आदेश दे सकती है। ये रूल 11 में है कि जो उत्तर पूरा नहीं हो पूरा उत्तर लेने के लिए कर सकती है। अब रूल 12 कहता है इसका एप्लीकेशन फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूल 12 इसका कहता है कि दस्तावेजों के प्रकटीकरण के लिए आवेदन। अब वादी को महसूस होता है कि फला प्रतिवादी के पास में ये डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट के समक्ष वाद के निस्तारण के लिए लाना आवश्यक है, या प्रतिवादी को लगता है कि वादी के पास या उसकी क्षमता में ये डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसे इस कोर्ट में लाना आवश्यक है ताकि वाद का स्पष्ट और सही निस्तारण हो सके, तो उसके लिए रूल 12 कहता है कि ऐसा दस्तावेज जो उसके कब्जे में है, वादी के कब्जे में या प्रतिवादी के कब्जे में या उनकी शक्ति पर, तो उनसे प्रश्न कर सकता है और उनसे शपथ पत्र के द्वारा ये ले सकता है कि आप इस डॉक्यूमेंट को यहाँ शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करिए, या जो इसकी स्थिति है उसको शपथ पत्र से लिख करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। अब कोर्ट की स्थिति है कि उसे मंजूर करता है या ना मंजूर करता है उस प्रार्थना पत्र को जो डॉक्यूमेंट लाने के लिए दिया गया। अब वो डॉक्यूमेंट लाने के लिए उसको रिक्वेस्ट किया गया। अब कोर्ट की मर्जी है कि वह उसमें डॉक्यूमेंट मंगा ले या ना मंगा ले। अगर आवश्यकता कोर्ट समझता है कि नहीं इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए तो मंगा भी सकता है, अगर नहीं आवश्यकता है तो वो नहीं मंगा सकता है उसके लिए। लेकिन ये पक्षकारों को पावर ऑर्डर 11 के रूल 12 में दिया गया कि वो किसी के हक में जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको वाद के निस्तारण के लिए आवश्यक वो समझता है, वो प्रार्थना पत्र दे करके उन्हें मंगाने के लिए आग्रह कर सकता है। तो अभी ऑर्डर 11 में डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के लिए रूल 1 से लेकर रूल 12 तक समझ में आ गए होंगे। अभी रूल 13 से हम इसके आगे के रूल जो हैं वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।